नमस्कार, मैं नयन वार्ष्णेय स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्लिस एकेडमी पर। इस लेक्चर के अंदर हम इंडो इस्लामिक कल्चर में से चैप्टर 6 हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया के थर्ड टॉपिक मुगल एम्पायर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से रूलर्स मुगल एम्पायर के अंदर आते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने आपको बताया था, इंडो इस्लामिक कल्चर के सिलेबस में केवल फेमस रूलर्स मेंशन करे गए हैं, जिसमें से कुछ रूलर्स मुगल एम्पायर के भी हैं। तो जिन भी रूलर्स के बारे में सिलेबस में मेंशन करा गया है, आने वाली स्लाइड्स में उनके आगे स्टार मार्क लगा हुआ है, तो उनके बारे में तो आपको याद रखना ही है। अब क्योंकि स्टोरी ना टूटे, इस वजह से हम सारी ही चीज़ों को एक ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। अगर मुगल एम्पायर की बात हम देखते हैं तो मुगल एम्पायर को दो पार्ट में पढ़ा जाता है। एक अर्ली मुगल्स है और एक लेटर मुगल्स है। अर्ली मुगल्स बेसिकली 1526 से लेके 1707 के बीच में रूल करते हैं, जबकि लेटर मुगल्स 1707 से 1857 के बीच में रूल करते हैं। अर्ली मुगल्स में सबसे पहले बाबर आते हैं, फिर हुमायूं आते हैं। बीच में कुछ साल के लिए यहाँ पे एक सूरी डायनेस्टी की फाउंडेशन हो जाती है 1540 से 1555 एडी के बीच में, जिसके रूलर शेर शाह सूरी रहे मेनली। इसके बाद दोबारा से फिर जो हुमायूं है उनका रूल आएगा। उनके बाद फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब आखिरी ग्रेटर मुगल्स हैं। इनके बाद फिर लेटर मुगल्स यानी कि वीकर मुगल्स की शुरुआत होती है, और आखिर में जाके जो बहादुर शाह जाफर सेकंड थे, ये आखिरी मुगल एम्परर बनते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि बाबर ने जो आखिरी रूलर थे इब्राहिम लोदी, ठीक है, उनको किस तरीके से वहां पे हराया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जाके बाबर ने मुगल एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट करी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अली मुगल्स की, जो कि 1526 से 1707 के बीच में रूल करते हैं। इसके बारे में भी जनरली आपसे पूछ लेता है कि इनका जो रूलिंग पीरियड है वो क्या है। अली मुगल्स जो थे, इसको सेकंड गोल्डन एरा कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का। इसकी फाउंडेशन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी थी। गुप्ता पीरियड जो है, इसको पहला गोल्डन एरा जाना जाता है। देखिए, आगरा जो थी ये मुगल डायनेस्टी के टाइम पे कैपिटल रहेगी, तो इसको हम याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत में पहली और आखिरी जो कैपिटल थी वो दिल्ली थी, और मुगल एम्पायर में आगरा जो है वो कैपिटल रहेगी मुगल डायनेस्टी की। तो जो बाबर है, ये बेसिकली 1526 से 1530 एडी के बीच में मुगल एम्परर रहेंगे। अगर इनके बर्थ की बात करें तो ये 14 फरवरी 1483 को फरगना टर्की के अंदर पैदा हुए। इनके फादर जो थे उनका नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि तैमूर की फैमिली को बिलोंग करते थे, और जो मदर है उनका नाम कुतुलुग निगार बेग था, जो कि चंगेज़ खान की फैमिली को बिलोंग करते थे। 11 साल की एज में जो बाबर के फादर थे इनकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण जो फरगना प्रोविंस जिसके इनके पिताजी राजा थे, ये उसके रूलर बन जाते हैं। उसके बाद जो बाबर है ये समरकंद की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि जो लोग थे इन पे वो अटैक कर गए थे फरगना के अंदर। तो ये समरकंद आए एंड अटैक्ड हिज रिलेटिव्स एंड देन रूल्ड नियर फ्रॉम 1994 टू 1502। यानी कि फिर इन्होंने समरकंद के ऊपर अटैक करा जहाँ पे इनके रिलेटिव थे, और फिर वहीं से 1494 से 1502 तक अपने प्रोविंस को रूल किया। इसके बाद 1502 के अंदर यहाँ पे एक बैटल होता है सरे पुल का, जो कि शहाबी खान जो कि उज़्बेकिस्तान के रूलर थे और बाबर के बीच में होता है। यहाँ पे शहाबी खान जो थे वो बाबर को हरा देते हैं और इनको समरकंद की गद्दी से हटा देते हैं, जिसके बाद बाबर जो है अफगानिस्तान चला जाता है 1504 एडी में, किस साल की उम्र में। फिर 1504 एडी के अंदर ये काबुल पे अटैक करते हैं और कांधार पे अटैक करते हैं, और काबुल को अपनी कैपिटल बना देते हैं, ठीक है। और ये बिलीव करने लगते हैं कि अब वो स्टेबल हो गए हैं। 1507 एडी में इनको एक टाइटल मिलता है बादशाह, जिसको बादशाह भी कई बार कहा जाता है, ठीक है, और ये खुद को ही ये टाइटल देते हैं। इसी बीच इन्होंने शाहरुख कॉइन्स को भी इशू किया काबुल के अंदर, बाबरी कॉइन्स को कांधार के अंदर इशू किया था। 1529 एडी में जो बैटल है घाघरा का होता है, जहाँ पे बाबर क्या करते हैं, महमूद लोदी को हरा देते हैं। 1530 एडी में बाबर की डेथ हो जाती है। इनिशियली जो इनका टॉम था बाबर का, वो आगरा के अंदर मौजूद था, लेकिन बाद में इस टॉम को आरमबाग काबुल के अंदर ले जाया गया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपनी खुद की एक बायोग्राफी लिखी थी, जिसको बाबरनामा कहते हैं, या फिर तारुक बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी।
अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, इन्होंने बाबर नामा को ट्रांसलेट किया था पर्शियन के अंदर अकबर के पीरियड के दौरान। बाबर के 4 बेटे थे, जिसको इसने अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी दी, जैसे कि हुमायूं को दिल्ली और आगरा रूल करने को दिया, कामरान को काबुल और कांधार रूल करने को दिया, अस्कारी को संभल रूल करने को दिया और हिंडाल को अलवार रूल करने को दिया था। साथ ही साथ इस टाइम पे बाबर के कुछ कंटेम्पररी रूलर भी थे, जैसे कि महमूद लोदी बंगाल को रूल कर रहे थे, शेर खान बिहार को रूल कर रहे थे और बहादुर शाह ये गुजरात को रूल कर रहे थे उस टाइम पे। तो जब बाबर की डेथ हुई तो फिर उसके बाद जो हुमायूं हैं, इनिशियली वो 1530 से 1540 एडी के बीच में रूलर रहे और उसके बाद दोबारा से 1555 से 1556 एडी के बीच में रहे। बाबर के जो एल्डेस्ट सन थे, ये बेसिकली मतलब सबसे बड़े बेटे थे बाबर के और एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ रखते थे, साथ ही साथ ये ईमानदार भी थे। इनका बर्थ 1508 एडी को काबुल में हुआ। इन्होंने कालिंगार का जो फोर्ट था ग्वालियर में, उस पर अटैक करा था 1530 से 31 के बीच में, जहाँ पर उस टाइम पे प्रताप रुद्र देव रहा करते थे, लेकिन यहाँ पे ये हार गए। 1531 एडी के अंदर बैटल ऑफ धोरिया होता है, जहाँ पे हुमायूं महमूद लोदी को मार देते हैं। 1532 एडी में हुमायूं ने चूनागढ़ फोर्ट पे भी अटैक करा, लेकिन यहाँ पे जो शेर खान थे उसने चूनागढ़ फोर्ट के डोर्स को ओपन नहीं करा। इसके बाद अ, शेर खान ने अपने बेटे को भेजा और इनके बीच में यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हो गई। 1533 के अंदर हुमायूं ने बहादुर शाह को गुजरात में हरा दिया। 1538 के अंदर फिर से जूनागढ़ फोर्ट पर अटैक हुआ दूसरी बार और अब की बार कैनन्स को भी ये लेके आया था, लेकिन इस वक्त शेर खान यहाँ पे नहीं मौजूद था क्योंकि वो बंगाल जा चुका था। शेर खान हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लॉट ऑफ स्टफ। इस वजह से खुश होके जो हुमायूं था, उसने लगभग अगले 40 दिनों तक वहां पे पार्टी करी। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली शेर खान की एक ट्रिक थी। अब जब हुमायूं को शेर खान के बारे में पता चला कि वो बंगाल गया है, तो हुमायूं ने उसका बंगाल तक पीछा करा, या लेकिन यहाँ पे जो शेर खान था ऑलरेडी यहाँ से भी भाग चुका था। तो अब जो हुमायूं था उसको फील होने लगा कि वो क्या है, उसकी ट्रिक में फंस चुका है ना। लेकिन मतलब हुमायूं को लग रहा था कि वो सारी चीजें खुद ब खुद कर रखा है, लेकिन ये बेसिकली क्या थी, शेर खान की एक ट्रिक थी। नाउ व्हेन ही वांटेड टू रिटर्न, तो जो शेर खान था वो ऑलरेडी बुक्सार के अंदर हुमायूं का इंतजार कर रहा था। तो बेसिकली 1539 एडी के अंदर फिर यहाँ पे एक बैटल ऑफ चौसा होता है, यहाँ पे शेर खान क्या करता है, हुमायूं को हरा देता है और यहाँ से उसको एक टाइटल मिलता है शेर शाह का। यहाँ से फिर उसका नाम शेरशाह सूरी हो जाता है। लेकिन इसने हुमायूं को मारा नहीं था, क्योंकि हुमायूं जो था उस लड़ाई के दौरान गंगा के अंदर कूद गया था अपने घोड़े के साथ और बाद में एक जो निज़ाम थे उन्होंने इनकी लाइफ को बचाया। हुमायूं मेड निज़ाम बादशाह फॉर अ डे एंड ऑल्सो इशू लेदर कॉइन्स फॉर सेविंग हिज लाइफ। 1540 एडी के अंदर फिर बैटल ऑफ कन्नौज हुआ, जिसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं। यहाँ पे शेर शाह ने कंप्लीटली हुमायूं को हरा दिया और 1541 एडी के अंदर ये आगे जाके हुमायूं की शादी हामिदा बानो बेगम से हुई। इसी बीच अगर थोड़ा सा और देखें, तो जो राजा वीराशल थे अमरकोट के, इन्होंने हुमायूं को पनाह दी थी और वहीं पर फिर इनका एक बेटा होता है जिसका नाम बदरुद्दीन था, जिसको हम अकबर के नाम से जानते हैं। हुमायूं इसी बीच जब यहाँ पे शरण में था, तो ये गुरु अंगद देव के पास भी जाता था, ताकि इसको इसकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं उसका आंसर मिल सके। ठीक है, तो वहां पे उसने कसम खाई कि वो क्या करेगा, अपने फादर की जो इतनी मेहनत से बनाई गई आ, सल्तनत या हम कहें एम्पायर है, उसको ऐसी बेकार नहीं होने देगा। तो 1545 एडी के अंदर हुमायूं ने अपने भाई कमरान को मार दिया और काबुल और कांधार को कैप्चर कर लिया, जहां से इसको बैरम खान मिले जो कि इनके सेनापति बने। 1554 एडी के अंदर बैरम खान ने पेशावर को कैप्चर किया। फिर 1555 एडी के अंदर हुमायूं ने लाहौर को भी कैप्चर कर लिया। 1555 एडी में फिर एक बैटल ऑफ मछीवाड़ा होता है, जहाँ पे हुमायूं जो है नसीब खान और तरतर खान जो कि सूबेदार थे पंजाब के, उनको हरा देते हैं। 1555 एडी में एक बैटल ऑफ सिरहिंद भी हुआ, जहाँ पे हुमायूं ने सिकंदर सूरी को, ठीक है, जो कि आखिरी रूलर थे सूरी डायनेस्टी के, ठीक है, इनको हराए और दोबारा से मुगल एम्पायर की रीस्टैब्लिशमेंट करी। 1556 एडी के अंदर हुमायूं ने जो थे, ये बेसिकली अपनी जो लाइब्रेरी से उससे उतर रहे थे और यहाँ पे इनका पैर फिसला, जिसके कारण ये उन सीढ़ियों पे गिरे और इनकी डेथ हो जाती है। हुमायूं का टॉम दिल्ली के अंदर ही है, जो कि इनकी वाइफ
हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की बारे में उनकी जो सिस्टर थी गुलबदन बेगम, उन्होंने बायोग्राफी लिखी है जिसको हुमायूं नामा कहते हैं। अब बेसिकली हमने देखा कि हुमायूं के रूलिंग पीरियड में 1540 से 1555 के बीच में गैप आ जाता है। तो अब उसी डायनेस्टी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सूरी डायनेस्टी जो थी ये सेकंड अफगानी डायनेस्टी थी जो कि शेरशाह सूरी ने फाउंड करी। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 एडी में होशियारपुर पंजाब में हुआ। इनका चाइल्डहुड नेम जो था बेसिकली फरीद था। हसन खान जो थे ये फादर है शेरशाह सूरी के, जो कि लैंडलॉर्ड थे जौनपुर के अंदर। शेरशाह सूरी हैड बिकम द बॉडीगार्ड ऑफ बैरन खान लल्हानी, जो कि बिहार के रूलर थे। लेकिन जब ये दोनों एक बार जंगल में शिकार के लिए गए तो वहां पे टाइगर ने जो राजा थे उनके ऊपर अटैक करा। बदले में जो फरीद खान उस टाइम पे थे उन्होंने राजा की जान उस टाइगर से बचाई, जिसके लिए उन्होंने अपनी तलवार से उस टाइगर को मारा। आगे जाके इसी इंसिडेंट्स की वजह से जो फरीद खान है उनको शेर खान के नाम से जाना गया। जब बाबर जब बहार खान की मौत हुई तो जो शेर खान थे उन्होंने क्या किया, बहार खान की जो वाइफ थी उनके साथ शादी कर ली और फिर वो बिहार के अगले रूलर बन गए। इसी बीच शेरशाह सूरी ने जो जीटी रोड जिसको आज हम जानते हैं, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कराया। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीटी रोड का कंस्ट्रक्शन किसने कराया है, तो ये शेरशाह सूरी ने कराया था। और ये जो मार्ग यानी कि रास्ता था ये पेशावर से लेके सुनार गांव तक जाता था, जिसमें लगभग 1700 सराय यानी कि एकोमोडेशन रहने की जगह पड़ती थी। और लगभग हर एक 2 किलोमीटर पे एक माइलस्टोन लगा होता था इस बात को दिखाने के लिए कि कितना दूरी आप चल चुके हैं। शेरशाह सूरी ने सिल्वर कॉइन्स यानी कि रुपया करके इशू करे थे, साथ ही साथ कॉपर कॉइन्स यानी कि दाम भी इशू करे थे। पद्मावत जो नॉवल है वो इन्हीं के टाइम पे लिखी गई। साथ ही साथ इन्होंने पोस्टल सर्विस का स्टार्टिंग भी कराया। पाटलिपुत्र का रीनेम कर दिया इन्होंने पटना। फिर 1545 एडी के अंदर कालिंगर मिशन यानी कि उड़ीसा वाला मिशन हुआ, जहाँ पे शेरशाह सूरी मर जाते हैं क्योंकि एक जो कैनन थी वो यहाँ पे फट गई। जो शेरशाह सूरी का टॉम है ये सासाराम बिहार में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। शेरशाह सूरी के बाद अगले रूलर सूरी डायनेस्टी में इस्लाम शाह सूरी बने। इनके बाद फिर आदिल शाह सूरी बने। आदिल शाह सूरी ने जो हेमू थे इनको अपना मिनिस्टर बनाया था, ठीक है, जिसको वो रेवाड़ी हरियाणा से लाए थे। इनके बाद अगले रूलर बनते हैं सिकंदर लोदी। ठीक है, फिर सिकंदर लोदी को आपने देखा किस तरीके से हुमायूं ने हराया। और जब हुमायूं की फिर डेथ हुई तो उनके जो बेटे थे, ठीक है, बदरुद्दीन, वो अगले राजा बन जाते हैं। तो अकबर जो थे वो अगले बादशाह बने बेसिकली मुगल एम्पायर के अंदर। इनका रूलिंग पीरियड 1556 से 1605 एडी के बीच में रहा। इनका बर्थ अमरकोट के अंदर हुआ 15 अक्टूबर 1542 के अंदर। ठीक है, जो हैमू था यानी कि जिसको मिनिस्टर बनाया था अभी, हैमू जो था वाज ऑन गुरदासपुर मिशन अलोंग विद बैरम खान। तो हैमू ने क्या किया, दिल्ली के ऊपर अटैक करा और वो गद्दी पे जा बैठा। ठीक है, जहाँ पे उसने खुद को एक टाइटल दिया विक्रम आदित्य का। अब जो बैरम खान थे उनको लगा कि जो मुगल एम्पायर है इस तरीके से उसका खात्मा हो सकता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए जो बदरुद्दीन थे यानी कि जो अकबर थे उनको अगला रूलर बनाया गया। और इस तरीके से 13 साल की उम्र में ही ताजपोशी हो गई थी अकबर की कलनपुर पंजाब में कि भाई ये अगले बादशाह हैं मुगल एम्पायर के। फिर जब सेकंड बैटल होता है पानीपत का, तो 5 नवंबर 1556 एडी को, तो अकबर और बैरम खान यहाँ पे हैमू को हरा देते हैं। बैरम शाह ने अब फील किया कि वाई शुड आई नॉट मेक माई ओन सन द किंग, यानी कि बैरम खान को लगने लगा कि जिस तरीके से मैं अकबर की मदद कर रहा हूँ सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, मैं चाहूँ तो मैं अपने बेटे को भी यहाँ पे राजा बना सकता हूँ। लेकिन अकबर ने क्या किया, इस चीज़ को होने ही नहीं दिया। बेसिकली बैटल ऑफ तिलवारा होता है जहाँ पे अकबर क्या करते हैं, बैरम खान को हरा देते हैं। और क्योंकि इनको ये इज्जत देते थे तो इन्होंने इनको यहाँ पे मारा नहीं, लेकिन इनसे कहा कि अब आप क्या करिए, हज की यात्रा पे चले जाइए, बाकी का काम मैं खुद संभाल लूंगा। अकबर बेसिकली इलिटरेट थे क्योंकि बहुत कम उम्र से ही इनको सारी चीज़ों को संभालने को मिला, तो इनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो अकबर के बिहाफ पे जो महामंगा थी वो ही सारे डिसीजन लिया करती थी। ठीक है, और ये जो रूल था इसको कर्टेन रूल के नाम से या फिर पेटीकोट रूल के नाम से जाना गया। 1561 में फिर अकबर ने अपना पहला अटैक करा एज अ इंडिपेंडेंट रूलर मालवा के ऊपर, और फिर यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है बाज बहादुर के साथ। 1561 एडी के अंदर अकबर ने आमेर के ऊपर अटैक करा, जहाँ पे राजा भारमल के साथ ट्रीटी साइन होती है। और इनकी जो बेटी थी अरक्का बाई, ठीक हो, जिनको जोधाबाई के नाम से भी हम जानते हैं,
ठीक है, इनकी शादी यहाँ पे हुई। 1563 एडी में इन्होंने जो स्लेवरी थी और जो सती सिस्टम थी उसको एबॉलिश किया। 1564 में जो जजिया या फिर पिलग्रिमेज टैक्स था इसको भी अकबर ने हटा दिया। अकबर जो था बेसिकली फॉलोअर था शेख सलीम चिश्ती का, जो कि फतेहपुर सीकरी में रहा करते थे। यहाँ पे इनको एक बेटा हुआ सलीम, ठीक है, जो कि बेटे हैं किसके, अकबर के। और इसी कॉटेज के अंदर ये हुए थे। 1572 एडी के अंदर अकबर ने गुजरात को मुगल एम्पायर के अंदर जोड़ा, और ये पहले ऐसे मुगल एम्पायर या एम्परर बने जिन्होंने गुजरात को मुगल एम्पायर के अंदर जोड़ा था। 1573 एडी के अंदर इन्होंने बुलंद दरवाजा का कंस्ट्रक्शन कराया फतेहपुर सीकरी में, ताकि जो विक्ट्री मिली है गुजरात के अंदर उसको सेलिब्रेट किया जा सके। अलोंग विद इबादत खाना, यानी कि बुलंद दरवाजे के साथ साथ वहाँ पे एक इबादत खाना बनाया गया, पंचमहल बनाया गया, मैरम महल, और एक टॉम भी बनाया गया वहाँ पे सलीम चिश्ती का। इसके बाद इलाहाबाद फोर्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ, आगरा फोर्ट का कंस्ट्रक्शन और लाहौर फोर्ट का कंस्ट्रक्शन भी अकबर ने कराया। 1573 एडी के अंदर इन्होंने अपनी कैपिटल आगरा से फतेहपुर सीकरी के लिए शिफ्ट कर दी। साथ ही साथ अकबर ने ही मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत भी कराई, जहाँ पे प्रोविंसेस को डिवाइड कर दिया गया मनसब्स में, ठीक है, और हर एक मनसब के ऊपर एक हेड बैठा दिया गया, ठीक है, जो उसकी जिम्मेदारी थी उस एरिया से एक तो सोल्जर्स प्रोवाइड करने की, ठीक है, साथ ही साथ टैक्सेस वगैरह को देने की। 1576 एडी में फिर बैटल ऑफ हल्दीघाटी होता है, जो कि मानसिंह ने सेनापति के तौर पे अकबर की तरफ से लड़ाई लड़ी और वर्सेस महाराणा प्रताप, ठीक है, यहाँ पे मानसिंह क्या करते हैं, महाराणा प्रताप को हरा देते हैं। अकबर जो था इसके बाद 500 एकड़ जमीन गुरु रामदास को देता है, ठीक है, जिन्होंने आगे जाके गुरु रामदास नगर बसाया, और इसी जमीन को आज हम अमृतसर के नाम से जानते हैं। 1582 एडी के अंदर एक नया रिलीजन अकबर ने स्टार्ट करा, जिसको दीन इलाही कहते हैं, क्योंकि इसका मानना था कि जितने भी रिलीजन हैं, ठीक है, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं, तो उन सबको कंबाइन करके एक नया रिलीजन स्टार्ट किया जाए, ठीक है। और तो उसमें कहा गया कि जो भी कोई इससे मिलने आएगा तो सबसे पहले इसके सामने क्या करेगा, सजदा और पैबोज करेगा, और फिर नारा लगाएगा अल्लाहू अकबर का, ठीक है। इसके बाद एक पर्सन है बीरबल करके, जिनका असली नाम महेश दास था। ये इकलौते ऐसे हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही को एक्सेप्ट करा। 1583 एडी के अंदर एक कैलेंडर भी इसने इलाही स्टार्ट करा, जिसको इलाही संवत कहते हैं। इसके अलावा 1583 के अंदर अकबर ने इलाही कॉइन्स को जारी कर दिया। 1583 एडी में ही एक नई यूनिट स्टार्ट हुई, इलाही गाजी करके। 1583 एडी में इसने प्रयागराज का नाम चेंज करके इलाहाबाद रख दिया। साथ ही साथ अपनी कैपिटल को दोबारा से फतेहपुर सीकरी से आगरा शिफ्ट कर दिया। सहावत और जो बासवान थे, ये दो फेमस पेंटर हैं अकबर के कोर्ट के। अकबर के रूलिंग पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर कहते हैं। अब्दुल कदीर बदयूनी ने ट्रांसलेट करी इनके टाइम पे महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में, और उसको एक कवर नेम दिया राजनामा का। सलीम जो थे बेसिकली एक स्पॉइल्ड चाइल्ड थे अकबर के, जो कि हर बात पे लगभग अकबर को अपोज करते रहते थे। 1598 एडी के अंदर इन्होंने सलीम ने पुर्तगीज को ज्वाइन कर लिया और खुद को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया इलाहाबाद का। यहाँ पे मानसिंह को भेजा गया ताकि जो सलीम है वो ऐसा ना करे, लेकिन ऐसा कई बार होता रहा। फिर सलीम जो थे उन्होंने क्या किया, जो अकबर के 9 जेम्स थे उसमें से एक को मार दिया, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने वीर सिंह से कहा था अबू फजल को मारने के लिए। इस चीज को देखते हुए अकबर जो थे वो काफी ज्यादा परेशान हुए और अकबर ने अनाउंस कर दिया कि सलीम जो कि उनके बड़े बेटे हैं वो उनके अगले वारिस ना होके, जो खुसरो हैं जो कि सलीम के ही बेटे थे वो उनके अगले वारिस होंगे। अब अकबर को कन्विंस करने के लिए सलीम ने अकबर से माफी मांगी, लेकिन अकबर ने उनकी बात को ना सुना, ठीक है। और आगे जाके मानसिंह और जो टोडा मल थे उन्होंने फिर अकबर को मनाया, तो अकबर ने किसी तरीके से इस बात पे एग्री करा कि ठीक है। तो व्हेन सलीम बिकम द किंग आफ्टर अकबर, खुसरो ने उनको अपोज कर दिया, ठीक है, क्योंकि जो उनके दादा थे वो ऑलरेडी कह चुके थे कि खुसरो ही अगले बादशाह बनेंगे। साथ ही साथ जो सलीम थे, क्योंकि वो शुरू से ही डिसोबे करते आए थे, तो उनकी जो इमेज थी खुसरो के नज़रों में ज़्यादा अच्छी नहीं थी। 1599 एडी के अंदर पहली बार जो ब्रिटिशर्स थे, जिसमें जॉन मिलिड हैंड थे, ये बाई रोड आए थे, ठीक है, सिंध से इंडिया को विजिट करने के लिए। फिर 1599 एडी के अंदर रैल्फ फिंच ये पहले ब्रिटिशर बने जो कि अकबर के कोर्ट में विजिट करें।
दोनों ही जो थे ये बेसिकली एक क्या कहें हम शिप पे आए थे जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर करके, जो कि क्वीन एलिजाबेथ टेलर सेकंड ने भेजे थे। और इसके लिए इनको परमिशन मिली थी ब्रिटेन के द्वारा कि वो इंडिया के द्वारा क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। फिर 31 दिसंबर 1600 एडी को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर फॉर्म हो गई। 1605 में अकबर की डेथ हो गई। इनका जो टॉम है ये सिकंदरा के अंदर मौजूद है, आगरा के पास। इसके बाद जो जाट थे उन्होंने अकबर की बॉडी को वहां से निकाला और 1680 एडी के अंदर जला दिया। अबू फजल ने आईने अकबरी लिखा है, यानी कि अकबरनामा लिखा है, जो कि बायोग्राफी है अकबर की। अ, विक्रमादित्य या फिर जिनको चंद्रगुप्त सेकंड कहते हैं, ये पहले ऐसा रूलर बने थे जिनके पास 9 जैन थे। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से अकबर के पास अपने रतन थे, उसी तरीके से विक्रमादित्य पहले ऐसे रूलर थे जिनके कोर्ट में 9 जेम्स हुए। अब अगर हम अकबर के 9 जेम्स की बात करें तो अकबर के पास डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को संभालते हैं। इसमें सबसे पहले बीरबल हैं जिनको महेश दास कहते हैं, ये इनके चीफ एडवाइजर थे। तानसेन, जिनका असली नाम राम तीनू पांडे था, ये म्यूजिक के लिए थे। मान सिंह यानी कि मीर बख्शी, ये इनके कमांडर इन चीफ थे। अबू फजल इनके बेसिकली प्राइम मिनिस्टर यानी कि वजीर थे। अब्दुल रहीम खाने खाना इनके डिफेंस मिनिस्टर थे। फैजी बेसिकली एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो कि अकबर के बच्चों को गाइड करते थे। टोडारमल बेसिकली इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मुल्ला दो प्याजा, जिनका असली नाम हकीम हुमाम था, ये होम मिनिस्टर थे और इंटरनल सिक्योरिटी को देखा करते थे। इसी तरीके से आखिरी जैम फकीर अजीउद्दीन है, जो कि इनके रिलीजियस मिनिस्टर थे। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। आपसे पूछ सकता है कि ये जो पर्सन है अकबर के कोर्ट में किस तरीके के काम को संभालते थे। इसके बाद अगले जो रूलर बनते हैं वो जहांगीर है। 1585 एडी में इनकी शादी मान बाई से होती है, ठीक है, जो कि सिस्टर थी मानसिंह की। एंड दे हैव अ सन नेम एज खुसरो। ठीक है, यानी कि जो जहांगीर है वो और कोई नहीं, बेसिकली सलीम ही है। ठीक है, जिनकी शादी मान सिंह की बहन अ, से होती है और उनको एक बेटा हुआ यहाँ से खुसरो। ठीक है, फिर 1588 एडी के अंदर इनकी एक और शादी होती है जगत गोसाई से, जो कि डॉटर थी उदय सिंह की, जो कि राजा थे मेवाड़ के। वहां से इनको एक बेटा होता है खुर्रम, जो कि आगे जाके शाहजहां कहलाएगा। 1606 एडी में जो खुसरो है वो बेसिकली रिवोल्ट कर देते हैं और उसके बाद वो गुरु अर्जुन देव जो थे उनके पास चले जाते हैं। लेकिन जो जहांगीर थे उनका मानना था कि जो गुरु अर्जुन देव हैं, ये उनके बेटे खुसरो को क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं उनके खिलाफ। तो इसके लिए जो जहांगीर थे उन्होंने गुरु अर्जुन देव को मार दिया और जो खुसरो था उसकी आंखें फोड़ दी। मानबाई ने इस चीज के बाद सुसाइड को कमिट कर लिया। ठीक है, इसी बीच जो सर विलियम हॉकिंस थे और जो थॉमस रो थे, ये जहांगीर के कोर्ट में आए। जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप कर सकती है मसूलीपट्टनम के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर सूरत में। जहांगीर जो थे फेमस थे अपने चेन ऑफ जस्टिस को लेके, यानी कि इनके यहाँ पे कुछ घंटियां बंधी होती थी और अगर कोई भी पर्सन के साथ गलत हुआ है और आके उन घंटियों को बचाएगा तो उसको ऑन दी स्पॉट न्याय दिया जाता था। ठीक है, अ, जहांगीर ने अपने टाइम पे 12 ऑर्डिनेंस दिए जिसको आईने जहांगीरी कहते हैं। और इसने अपने टाइम पे जो तंबाकू का कंजप्शन था उसको बैन कर दिया था। साथ ही साथ इसने जो गैम्बलिंग थी उसको अलाउ कर दिया था, क्योंकि इससे पहले जितने भी मुस्लिम रूलर्स थे वो जो गैम्बलिंग होती थी उसको अलाउ नहीं करते थे दिवाली और दशहरा के टाइम पे। 1611 एडी में जो जहांगीर था इसने अली कुल बेग को मारा, जो कि सर्वेंट था इसके ही कोर्ट में। और बाद में जाके उसकी वाइफ महरू निशा, ठीक है, जिसको नूर जहां भी कहा जाता है, इसके साथ शादी करी। महरू निशा जो थी मोस्ट फेमस क्वीन है, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर थी जहांगीर के कोर्ट के अंदर। और यही ज्यादातर क्या करती थी, ऑर्डिनेंस को साइन करा करती थी। जहांगीर ने इनको जो फादर थे, ठीक है, गयास बेग, इनको एक टाइटल दिया था इत्मदुदौला का। मेहरू निशा ने ही फिर अपने फादर की डेथ के बाद इनका कंस्ट्रक्शन कराया टॉम का, जो कि आगरा के पास है। जो मेहरू निशा की मदर है जिनका नाम असमत बेगम था, ये पहली ऐसी पर्सन थी जिन्होंने परफ्यूम का इन्वेंशन करा था रोज पेटल्स को यूज करके। 1617 एडी के अंदर जो खुर्रम है, इन्होंने एक सक्सेसफुल मिशन लीड किया और जो अहमदनगर था उसको मुगल एम्पायर के अंदर ज्वाइन कर दिया। जहांगीर जो थे
इन्होंने फिर खुर्रम को टाइटल दिया शाहजहाँ का, ठीक है? यानी कि अहमद नगर वाले मिशन के बाद जब खुर्रम ने सक्सेसफुली उसको मुगल एम्पायर में जोड़ा, तो उसके बाद जहांगीर ने खुर्रम को टाइटल दिया शाहजहाँ का, यानी कि पूरे दुनिया का राजा। इस बीच जो उस्ताद मंसूर खान थे, ये काफ़ी फेमस पेंटर हुए इनके टाइम पे। जहांगीर के एरा को गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स कहते हैं, जैसे अकबर के एरा को गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर कह रहे थे, तो उसी तरीके से जहांगीर के एरा को गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है। 1627 एडी के अंदर जहांगीर की डेथ हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही, जैसे पीछे डिस्कस किया, कि एक ड्रग एडिक्ट थे, तो यहाँ पे ये ओवर ड्रिंकिंग कर लेते हैं और लाहौर में इनकी यहाँ पे डेथ हुई। जहांगीर का टॉम लाहौर के अंदर ही है। जब नूरजहां को ये बात पता चली कि ऐसा हुआ है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो बेटी थी, ठीक है, उनकी शादी खुसरो के बेटे से करा दी। शी प्लेस खुसरो सन ऑन द थ्रोन, ठीक है, और फिर खुसरो खुसरो का जो बेटा था, उसको गद्दी पे बैठा दिया। लेकिन जो द्वार बख्श था, वो ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि जो शाहजहाँ है वो आके इसको मार देगा। फिर जो शाहजहाँ था उसने ऐसा ही किया। जहांगीर ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, जिसको ताजु के जहांगीर कहते हैं। बाद में इसका कंप्लीटेशन मोतबिन खान ने किया। इसके बाद फिर अगले रूलर बनते हैं शाहजहां। शाहजहां का रूलिंग पीरियड 1627 से 1666 एडी के बीच में रहा। इनका बर्थ 1592 में हुआ था। शाहजहां के पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। 1612 एडी में इनकी शादी अर्जुन मान बानो बेगम से हुई, जिनको मुमताज महल के नाम से हम जानते हैं। ये इनकी तीसरी वाइफ थी, और इनसे इनको 14 बच्चे हुए थे, जिसमें से केवल 7 ही सरवाइव कर पाए, जैसे कि दारा सिक्को जो कि सबसे बड़े थे, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श जो कि सबसे छोटे हैं। इसी तरीके से 3 बेटियां भी थीं, जहां आरा, रोशन आरा और गुहान आरा। ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन था, ये 1631 एडी के अंदर स्टार्ट हुआ और 1653 एडी में जाके कंप्लीट हुआ, जिसमें लगभग 22 साल लगे बनने में, और लगभग 20,000 यहाँ पे जो वर्कर्स थे उन्होंने काम किया। इसमें उस्ताद अहमद लाहौरी जो है, ये ताजमहल के चीफ आर्किटेक्चर हैं। उस्ताद ईसा जो है, ये चीफ कंस्ट्रक्टर थे ताजमहल के। और ताजमहल के अंदर जो डिफरेंट पैटर्न्स हमें फ्लावर्स के देखने को मिल रहे हैं, जो कि मार्बल के अंदर इनले करे गए हैं, इस टेक्निक को पेट्रा ड्यूरा कहते हैं। ठीक है? अगर कभी आप बाबे सैयद गए हैं एएमयू के अंदर, तो उस पे भी जो आपने मार्बल के अंदर जेम्स को लगा देखा है, ठीक है, उसी टेक्निक को पेट्रा ड्यूरा कहते हैं। ताजमहल को बनाने के लिए संगमरमर की मार्बल जो है, इसका यूज़ किया गया है, जो कि सबसे पहले हुमायूं टॉम्ब में यूज़ हुई थी। पिट्रा ड्यूरा जो टेक्नीक थी, इसको इत्मदौला के टॉम्ब में यूज़ किया गया था, है ना? तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहले पिट्रा ड्यूरा टेक्नीक कहाँ पे यूज़ हुई थी? तो जो मेहरू निशा ने अपने फादर का टॉम्ब बनवाया था, उसके अंदर ये सबसे पहले यूज़ हुई है। और संगमरमर का जो यूसेज है, वो सबसे पहले हुमायूं के टॉम्ब में किया गया था। 1636 एडी के अंदर एक डेक्कन मिशन होता है, जहाँ पे मीर जुमला जो है कोहिनूर डायमंड दे देते हैं शाहजहाँ को, क्योंकि जो सैयद मोहम्मद थे, वो चीज़ों को पे नहीं कर पा रहे थे, तो उसको चुकाने के लिए कोहिनूर डायमंड यहाँ पे देते हैं। ऑन द थर्ड डे आफ्टर द डेथ ऑफ मुमताज महल, शाहजहाँ ने उनकी जो सिस्टर थी, उनके साथ शादी कर ली थी। 1638 एडी के अंदर उन्होंने कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। फिर वहाँ पे जाके शाहजहाँबाद यमुना रिवर के पास बसाया। 1638 एडी के अंदर यहाँ पे रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ, जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हुआ, जो कि शाहजहाँ ने कराया। साथ ही साथ शाहजहाँबाद में काफ़ी सारे गेट बनाए गए, जैसे दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, ठीक है, जो कि एंट्रेंस गेट थे शाहजहाँबाद के। इसके अलावा रेड फोर्ट के पास दो एरियाज थे लोगों को गैदर करने के लिए। एक दीवाने आम है, दीवाने आम बेसिकली आम लोगों के लिए था। इसमें रेड स्टोन का वर्क किया गया है, जबकि दीवाने खास के अंदर जो व्हाइट स्टोन और सिल्वर है, उसका यूज़ किया गया था, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनके साथ मुलाकात की जाती थी। रेड फोर्ट के अंदर एक ताबूत नहीं, तख्त भी है, जिसको तख्त ताउस या फिर मयूर थ्रोन या फिर पिकॉक थ्रोन कहते थे। इसी थ्रोन के अंदर बेसिकली कोहिनूर डायमंड लगा हुआ था। मोती मस्जिद रेड फोर्ट के अंदर है, इसका कंस्ट्रक्शन औरंगजेब ने कराया था। 1657 के अंदर शाहजहाँ की जो हेल्थ थी काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई, जिसके कारण उसको बेड रेस्ट दे दिया गया। तो इसके बाद यहाँ से झरोका दर्शन करके जो टर्म आता है, वो शुरू होता है, ठीक है? टू विच द न्यूज़ स्प्रेड दैट शाहजहाँ वाज डेड, यानी कि अपने एंड के टाइम में, क्योंकि ताजमहल बनाने में लगभग उस टाइम के 3 करोड़ 20 लाख रुपए शाहजहाँ खर्च कर चुका था। तो जो ट्रेजर था,
एम्पायर का वो ख़त्म होता जा रहा था, तो इनके बेटों को ये बात पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने उनको बंदी बना दिया था, है ना? तो वहाँ से क्या करते थे, झरोका दर्शन यानी कि अ, जो खिड़की थी उसी से ताजमहल को देखा करते थे। अब क्योंकि जब हेल्थ बिगड़ी तो बेसिकली ये जो झरोका दर्शन थे ये बंद हो गए, जिससे एक खबर फैल गई कि जो शाहजहाँ हैं वो मर गए हैं। अब इस अफ़वाह को रोकने के लिए he ordered दारा शिकोह to be the next ruler but the rest of the brothers become angry with this, है ना? यानी कि जो दारा शिकोह थे, शाहजहाँ ने कहा कि भई ये जो अफ़वाहें ज़्यादा फैल रही है और हमारे दुश्मन क्या कर सकते हैं फिर? हमारे एम्पायर पे अटैक कर सकते हैं, तो बेटर यही है कि मैं दारा शिकोह को क्या है अगला रूलर घोषित कर देता हूँ। लेकिन बाकी के जो भाई थे उनको ये पसंद नहीं आया। उस टाइम पे दारा शिकोह जो थे, ये नॉर्थ इंडिया और दिल्ली के सूबेदार थे। सूबेदार जिस तरीके से आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उसी तरीके से डिफरेंट जो सूबे थे उनके सूबेदार थे। तो दारा सिक्को नॉर्थ इंडिया और दिल्ली के सूबेदार थे, औरंगजेब अहमदनगर और महाराष्ट्र के थे, शाह शुजा बंगाल और मुराद बख्श गुजरात के संभाल। दारा सिक्को के अगले सक्सेसर के रूप में अनाउंसमेंट के बाद फिर ये जो भाई थे इनके बीच में एक लड़ाई स्टार्ट होती है, जिसको बैटल ऑफ सक्सेसरशिप कहते हैं, जो कि 1658 एडी में हुई। यहाँ पे सबसे पहले जो शाह शुजा थे, ये बेसिकली इलाहाबाद की तरफ मूव करते हैं अपनी आर्मी के साथ और दारा शिकोह के ऊपर अटैक कर देते हैं। दारा शिकोह बेसिकली जयसिंह को भेजते हैं, जहाँ पर बैटल होता है बहादुरगढ़ में और शाह शुजा की हार हो जाती है। इसी बीच जो औरंगजेब और मुराद बख्श हैं, ठीक है, ये एक साथ आते हैं और दारा सिक्कों से फाइट करते हैं। तो यहाँ पे बैटल ऑफ धर्मामत होता है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे दारा सिक्कों ने जसवंत सिंह को भेजा था, जो कि जोधपुर के रूलर थे, और कासिम खान को भेजा था, जो कि आर्मी चीफ थे। जहाँ पे औरंगजेब और मुराद बख्श इनकी रॉयल आर्मी से हार जाते हैं। फिर बैटल ऑफ समूरगढ़ होता है, जहाँ पे औरंगजेब और मुराद बख्श हरा देते हैं दारा सिक्कों को। औरंगज़ेब और जो मुराद बख्श थे, अब ये बेसिकली शाहजहाँ से मिलते हैं। शाहजहाँ फेल्ट दैट ऑल हिज दिस वाज़ नॉट गोइंग वेल, यानी कि सारी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। तो ये एक मैसेज भिजवाते हैं कि मैं अपने बेटे औरंगज़ेब से मिलना चाहता हूँ। जब औरंगज़ेब को ये बात पता चलती है और वो फोर्ट के अंदर जाने लगता है, तो कोई उसको चेतावनी देता है कि अंदर तुम्हें मारने की साजिश रखी गई है। इस बात से गुस्सा होके जो औरंगज़ेब है वो अनाउंस करता है कि आज मैं क्या करूँगा, अपने फादर को ही इस फोर्ट के अंदर जाके मार दूँगा, ठीक है? और वो कभी भी अपने बेटों के फेस नहीं देख पाएँगे, ठीक है? नाउ आई विल रेस्ट अंटिल आई किल दारा सिक्को, और मैं जब तक शांत नहीं बैठूँगा, जब तक दारा सिक्को को भी मार नहीं देता। औरंगज़ेब इनॉग्रेटेड हिज किंगडम इनसाइड द आगरा फोर्ट एंड किल्ड मुराद बख्श, ठीक है? बैटल ऑफ खंजा, यानी कि औरंगज़ेब ने क्या किया, खुद को अगला बादशाह घोषित कर दिया मुगल एम्पायर का, ठीक है? और आगे जाके जो मुराद बख्श थे उसको बैटल ऑफ खंडवा के अंदर मार दिया। इसके बाद औरंगज़ेब ने शाह शुजा को मारा, फिर दारा शिकोह जो थे अब वो उससे भागने लगे, ठीक है? बट ही वाज़ कॉट इन अजमेर, और वहाँ पे जाके बैटल ऑफ देवराई होता है, जहाँ पे दारा सिकोह हार जाते हैं और वहाँ से पकड़ के इनको दिल्ली ले आया जाता है 1659 में। औरंगज़ेब जो है, वो जो खलीफा थे, पूछते हैं to prove Dara Sikho non-Islamic and gave him the death penalty and paraded his dead body all over Delhi and said that if anyone goes against him, the same fate will befall him. He got the kingdom conceded again. ठीक है, तो बेसिकली क्या था, ये जो लड़ाई थी, अब देखिए क्योंकि औरंगजेब ऑलरेडी शाहजहां को आ, बंदी बना चुके थे और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं अपने बाकी के भाइयों को जब तक नहीं मार देता तब तक चुप नहीं बैठूंगा। तो जिस तरीके से 3 भाई ऑलरेडी 2 भाई ऑलरेडी ये मार चुके थे। अब जो दारा सिक्कों थे, तो सबसे पहले खलीफा के थ्रू उनकी जो डेथ होने वाली थी उसको जस्टिफाई कराया, क्योंकि जो दारा सिक्कों थे उनको ऑलरेडी शाहजहाँ अनाउंस कर चुके थे कि अगले सक्सेसर होंगे, और अगर औरंगज़ेब डायरेक्टली दारा सिक्कों को मार देते तो फिर जो जनता थी वो उनके विरोध हो जाती। तो इसके लिए औरंगज़ेब ने जो खलीफा थे उनकी मदद लेते हुए दारा सिक्कों को नॉन इस्लामिक घोषित करा दिया और बदले में इनको डेथ पेनल्टी देने की बात कही। तो इस तरीके से फिर दारा सिक्कों को यहाँ पे मार दिया गया औरंगज़ेब के द्वारा, और इनके सिर को काट के पूरी जो गलियां थी वहाँ पे परेड कराया गया, ताकि लोगों को एक मैसेज जा सके कि अगर कोई भी उनके खिलाफ गया तो उनके साथ भी क्या होगा, सेम काम होगा। इसके बाद जो औरंगज़ेब थे वो टेक्निकली लीगल तौर पे राजा बन गए, बादशाह बन गए मुगल एम्पायर के। औरंगज़ेब का जो पूरा नाम है ये अबुल
मुजफ्फर, मोइनुद्दीन, मोहम्मद, औरंगजेब, आलमगीर, बादशाह, कलंदर, गाजी है। शाहजहाँ जो थे अभी तक जेल के अंदर ही थे 1658 से 1666 एडी के अंदर, जो कि आगरा फोर्ट आगरा में थे। शाहजहाँ जो थे, जहांआरा टुक केयर ऑफ शाहजहाँ, यानी कि जो इनकी बेटी थी, उस प्रिजन के दौरान जहांआरा जो थी वो शाहजहाँ की देखभाल करती थी। फिर आगे जाके 1666 एडी के अंदर जो शाहजहाँ है उनकी डेथ हो जाती है प्रिजन में, और इनको इनकी वाइफ मुमताज महल के पास ले जाके ही मसूलियम में दफना दिया जाता है। इनायत खान ने इनकी बायोग्राफी लिखी है जो कि शाहजहाँ नामा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद फिर रूल शुरू होता है औरंगजेब का 1668 से लेके 1707 एडी तक। ठीक है, इनका बर्थ दोहात उज्जैन में हुआ। ये जो थे एस्ट्रोलॉजर की बातों को मानते थे। ठीक है, वुड बी द कॉज ऑफ शाहजहाँ डेथ, यानी कि जब इनकी पैदाइश हुई थी तो एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट करा था कि आगे जाके जो औरंगजेब हैं वही शाहजहाँ की डेथ के कारण बनेगी। जितने भी मुगल रूलर्स हुए औरंगजेब उसमें से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। ये कट्टर मुस्लिम थे, ठीक है? और इनने कहा था कि आई विल फॉलो ओनली सुन्नियत हेयर, यानी कि अपने रूल में केवल मैं जो इस्लामिक रूल है उसी को चलाऊंगा। 1637 एडी में इनकी शादी दिलराज बानो बेगम से होती है जो कि आगे जाके रबिया बीबी या फिर रबिया उद्दुदानी के नाम से जानी गई। इन्होंने बीबी का मकबरा बनवाया इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। बीवी का मकबरा जो है ये सेकंड ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने अपने टाइम पे जो कलमा कॉइन्स थे उनको बैन कर दिया, साथ ही साथ टबैको और लिकर के कंजप्शन को बैन कर दिया, और जो गैम्बलिंग स्टार्ट हुई थी दिवाली दशहरा पे उसको भी इन्होंने बैन कर दिया था। 1662 एडी के अंदर इन्होंने स्लेवरी सती सिस्टम थी उसको प्रोहिबिट किया। 1664 में दोबारा से पिलग्रिम टैक्स और जजिया टैक्स लगा दिया। 1665 के अंदर औरंगजेब ने जो जयसिंह थे उनको भेजा शिवाजी के पास, जहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है पोरबंदर की जिसमें शिवाजी हैज टू रिटर्न ऑल द लूट जो कि उन्होंने करी थी। ठीक है, और औरंगजेब से मिलने का वादा करते हैं, लेकिन जब औरंगजेब से मिलने शिवाजी आते हैं तो इनको ये बंदी बना लेते हैं अगले 2 साल के लिए। लेकिन किसी तरीके से एक रात को शिवाजी वहां से भाग निकलते हैं और महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। 1667 में शिवाजी अगेन क्या करते हैं, सूरत को लूट लेते हैं। 68 एडी के अंदर अ, औरंगजेब जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स थे उनको बैन कर देता है। 69 एडी के अंदर इन्हें सोमनाथ मंदिर को डिमोलिश किया, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर को और काशी प्रेम मंदिर जो कि मथुरा के अंदर है इसको भी डिमोलिश किया। 1675 एडी में इसने फिर जो गुरु तेज बहादुर थे जो कि 9th गुरु थे सिख के, उनको मारा था। 1679 के अंदर इसने ऑफिशियली जजिया को अप्लाई कर दिया। अकबर जो था ये सबसे बड़ा बेटा था औरंगजेब का। 1681 एडी के अंदर इसने रिवोल्ट कर दिया औरंगजेब के खिलाफ, और वहां से भाग के शांबाजी जो कि बेटे थे शिवाजी के चला गया और लगभग 8 साल रहा। 1682 एडी के अंदर जो औरंगजेब थे उन्होंने साउथ इंडिया मिशन लीड किया। ठीक है, और इसको ग्रेव ऑफ औरंगजेब के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो साउथ इंडिया में ही फंस के रह गया। इस टाइम पे जो शाहजहां थे, मतलब शाहजहाँ के टाइम पे जो 9 प्रोविंसेस थे वो मुगल एम्पायर के अंदर आते थे, बट एट द टाइम ऑफ औरंगजेब लगभग 21 प्रोविंसेस मुगल एम्पायर के अंदर आए, जिसमें गोलाकंडा और बीजापुर भी शामिल था। 1686 के अंदर जो बीजापुर था उसको मुगल एम्पायर में शामिल किया, और 87 के अंदर जो गोलाकोंडा था इसको मुगल एम्पायर के अंदर शामिल किया गया था। औरंगजेब के टाइम पे हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम मिनिस्टर थे वो हिंदू। व्हेन औरंगजेब वाज ऑन साउथ इंडिया मिशन, यहाँ पे असद खान जो थे वो नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि औरंगजेब उनको प्राइम मिनिस्टर यानी कि वजीर बना के गए थे। 89 के अंदर औरंगजेब ने अटैक करा अकबर और शाहबाजी पे यानी कि अपने बेटे पे, जहाँ पे अकबर एक और बार वहां से बच के भाग गया ईरान के लिए, लेकिन वहां पे जाके आगे उसकी डेथ हो जाती है। शाहबाजी ट्राई टू हिमसेल्फ बट औरंगजेब डिफीटेड एंड किल शाहबाजी। इसके बाद औरंगजेब ने जो यशुबाई थी जो कि वाइफ थी शामबाजी के, उनको बंदी बना लिया, और उनका जो बेटा था शाहू उसको भी बंदी बना लिया। लेकिन बाद में 18 साल के बाद, ठीक है, इनको रिलीज कर दिया गया, और यही आगे जाके छत्रपति शाहू महाराज कहलाए। ठीक है, ही वॉज रिलीज क्योंकि औरंगजेब की डेथ हो गई थी और औरंगजेब के बेटों ने फिर इनको रिलीज कर दिया। 1707 में औरंगजेब जो था नेचुरली डाई हो गया अहमदनगर महाराष्ट्र में। इसका जो सेलिब्रेशन है वो दौलताबाद महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि इसकी कब्र यहाँ पे मौजूद है। काशिम शिवाजी ने इसकी बायोग्राफी लिखी है जिसको आलमगीर नामा कहते हैं, और ये आखिरी ग्रेट रूलर हुए मुगल एम्पायर के, क्योंकि इसके बाद जो इनके सक्सेसर्स आएंगे वो इतने पावरफुल नहीं हुए।
और धीरे-धीरे करके जो औरंगज़ेब ने कितना बड़ा एम्पायर तैयार करा, ये धीरे-धीरे करके क्या है टूटता जाएगा। तो औरंगज़ेब के बाद फिर डाउनफॉल शुरू होता है मुगल्स का। औरंगज़ेब के 5 बेटे थे, 5 बेटे में से केवल 3 ही ज़िंदा थे इनके मरने के टाइम पे। एक मुअज़्ज़िन है, एक आज़म है और एक कामबख्श है। इनके बाद अगले रूलर जो बने वो बहादुर शाह थे, जो कि 1707 से 1712 एडी के बीच में बने, ये बहादुर शाह फर्स्ट है। 1707 में मुअज़्ज़िन ने क्या किया, जो आज़म इनके भाई थे, इनको बैटल ऑफ जजाओ के अंदर हरा दिया और मुअज़्ज़िन ने फिर अपना नाम बहादुर शाह फर्स्ट या फिर शाह आलम फर्स्ट रख लिया। इनको बेसिकली बूढ़ा बादशाह कहा जाता था क्योंकि काफ़ी उम्र दराज के टाइम पे ये राजा बने या कहें हम बादशाह बने। ही वाज़ ऑल्सो नोन एज़ शाह बेखबर, ठीक है? क्योंकि इनको पता नहीं रहता था कि इनकी सल्तनत सल्तनत नहीं सॉरी अ, एम्पायर या हम कहें साम्राज्य के अंदर क्या हो रहा है। तो ही फेल्ट दैट द औरंगज़ेब हैड डन अ लॉट ऑफ रॉन्ग, यानी कि औरंगज़ेब ने अपने साथ प्रजा में काफ़ी कुछ गलत किया। तो इसने क्या किया, उन सारी चीज़ों को सही करना चाहा। तो सबसे पहले इसने क्या किया, जो शाहू थे उनको 1708 में छोड़ दिया। 1708 के अंदर जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो मर गए थे एंड ही सेड दैट नाउ देयर विल बी नो अदर गुरु आफ्टर मी, तो आई एंड द सिख कम्युनिटी विल कंटिन्यू ओवर मूवमेंट अगेंस्ट द मुगल्स, ठीक है? तो 1708 में जो गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद कोई और गुरु नहीं होगा, लेकिन जो हमारी लड़ाई है मुगल्स के खिलाफ वो इसी तरीके से चलती रहेगी। तो यहाँ पे एक पर्सन है बंदा बहादुर करके, जो कि सर्वेंट थे गुरु गोविंद सिंह जी के। इन्होंने क्या किया, फिर बहादुर शाह फर्स्ट को 1712 में मार दिया। नाउ देयर वाज अ फाइट बिटवीन द सन्स ऑफ बहादुर शाह कि अगला बादशाह कौन। तो यहाँ पे जो जहादर शाह थे, जो कि बड़े बेटे थे, इन्होंने जुल्फिकर खान की मदद से इस बैटल को जीत लिया और जालंधर शाह फिर अगले रूलर बन जाते हैं मुगल एम्पायर के, जिनका रूलिंग पीरियड 1712 से 1713 एडी के बीच में रहा। जुल्फिकर खान ने खुद को पीएम घोषित कर दिया था जहादर शाह का। जहादर शाह ने इसको एक टाइटल दिया सवाई मिर्जा का टू जय सिंह, जो कि रूलर थे जयपुर के। साथ ही साथ महाराजा का टाइटल दिया था अजीत सिंह को, जो कि रूलर थे जोधपुर के। जहादर शाह को जहादर शाह जो थे लाल कुंवर को पसंद करते थे, जो कि बेसिकली एक प्रोस्टिट्यूट थे और इनसे इनकी शादी भी हुई आगे जाके और उसके बाद ये इसको दिल्ली ले आए और फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट जो थे वो लाल कुंवर के जो रिलेटिव्स थे उनको सौंप दिए चलाने के लिए। इसकी वजह से भी अनऑफिशियली इनको काफ़ी सारे लोग लस्टफुल फूल यानी कि लंपट मूर्ख भी कहा करते थे कि इसने बेवकूफ़ी में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें केवल एक ऐसे पर्सन के रिलेटिव्स को दे दी हैं जो कि इनकैपेबल है। अब्दुल्ला खान और जो हुसैन अली खान थे, जिनको सैयद ब्रदर्स भी कहते हैं, ये मिनिस्टर्स थे जलालुद्दीन शाह के कोर्ट में। इन्होंने प्लान करा कि किस तरीके से जालंधर शाह को मारा जाए, ठीक है? और उस टाइम पे जो इनके वजीर थे जालंधर शाह की, बेसिकली साउथ इंडिया के अंदर थे। 1713 एडी के अंदर जालंधर शाह को मार दिया जाता है और फिर फर्रुख शियार यहाँ पे अगले रूलर बन जाते हैं मुगल एम्पायर के। फर्रुख शियार का रूलिंग पीरियड 1730 से 1719 एडी के अंदर रहता है, ठीक है? इनका जो कोरोनेशन था ये सैयद ब्रदर्स की मदद से किया गया था। इन्होंने अब्दुल्ला खान जो थे इनको अपना पीएम घोषित कर दिया, साथ ही साथ हुसैन अली खान को वीर बख्शी यानी कि कमांडर इन चीफ को बना दिया। 1716 के अंदर फर्रुख शियार ने बंदा बहादुर को मारा। 1717 के अंदर इसने गोल्डन ऑर्डिनेंस दे दिया ब्रिटिशर्स को कि बिना किसी टैक्स को पे करे वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। एक बार बेसिकली क्या हुआ था कि जो फ़र्रुख़शियार था उसके पैर पे एक फोड़ा हो गया था और वो किसी भी तरीके से ट्रीट नहीं हो रहा था। तो जब बेसिकली विलियम हैमिल्टन ब्रिटेन से आए तो ये अपने साथ पेट्रोलियम जेली लगाए थे। उस पेट्रोलियम जेलियों को फ़र्रुख़शियार के फोड़े पे लगाया गया, जिसके कारण थोड़े टाइम में इसका फोड़ा है वो सही हो जाता है, जिससे खुश होके ये ब्रिटिशर्स को परमिशन दे देता है कि वो ट्रेड फ्री टैक्स कर सकते हैं बंगाल के अंदर। इसी को गोल्डन ऑर्डिनेंस कहते हैं, जहाँ से हम कहेंगे कि बंगाल के जो रिसोर्सेज थे वो ड्रेन होने शुरू हो गए। अब जो सूबेदार थे डिफरेंट प्रोविंसेस के, इन्होंने फर्रुखशियार के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, जिसके कारण जो अवध प्रोविंस था उसके डिफरेंशिएट यानी कि टुकड़े हो गए, ठीक है? भाई सादर अली और उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया अवध का। इसी तरीके से बंगाल प्रोविंसेस के अंदर मुर्शिद कुली खान ने खुद को मुगल एम्पायर से अलग करके इंडिपेंडेंट रूलर घोषित किया। अब जो फर्रुखशियार था उसको फील हो रहा था कि सारी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, क्योंकि जो सैयद ब्रदर्स थे वो फर्रुखशियार को इरिटेट करने लग गए थे, क्योंकि हर एक चीज़ में वो इंटरफेयर कर रहे थे। तो जो सैयद ब्रदर्स थे उन्होंने सोचा कि अब हम शाहू के साथ मिलते हैं, ठीक है? लेकिन जो शाहू था उसने कहा कि आई विल सिट ऑन द थ्रोन बट द मैक्सिमम पावर जो है वो पेशवा के पास ही रहेगी,
क्योंकि उस टाइम पे जो बालाजी विश्वनाथ थे वो पेशवा थे शाहू के, ठीक है? और पहले पेशवा भी थे किसके? मराठा के। जिस तरीके से बादशाह के अंदर बहुत सारे क्या थे? सूबेदार वगैरह थे, तो उसी तरीके से मराठा एम्पायर में भी पेशवा होते थे और पेशवा के अंदर फिर डिफरेंट प्रोविंसेस को सँभालने के लिए लोग होते थे। तो शाहू उस टाइम पे उस पोज़ीशन पे नहीं थे, जहाँ पे वो कह सकते थे कि अगर आप मेरी मदद कर रहे हैं वहाँ पे बैठाने के लिए, तो मैं सारे डिसीज़न खुद ले सकता हूँ। तो उन्होंने सैयद ब्रदर्स को बताया कि भई मैं वहाँ पे बैठ तो जाऊँगा, लेकिन सारी पावर्स मेरे हाथ में नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पे जो मराठा है उनके पेशवा बेसिकली बालाजी विश्वनाथ थे। तो फिर 1719 एडी के अंदर एक ट्रीटी साइन होती है सैयद ब्रदर्स और बालाजी विश्वनाथ के बीच में, जहाँ पे जो मराठा हैं वो फर्रुखशियार को मार देते हैं और बदले में जो सैयद ब्रदर्स हैं विद द हेल्प ऑफ मराठा ये अपने एम्पायर को दिल्ली की तरफ बढ़ाते हैं। 1719 ईडी में फर्रुखशियार की यहाँ पे मौत हुई, ठीक है? इसको कावर्ड इनसिक्योर कहा जाता था और इनके बाद जो रफ़ी-उद-दारजात थे ये अगले रूलर बनते हैं सैयद ब्रदर्स की हेल्प से और इनको ही शाहजहाँ सेकंड भी कहा जाता है। इनकी डेथ ट्यूबरक्लोसिस के कारण हो जाती है। फिर अगले पर्सन रूलर रफ़ी-उद-दौला बनते हैं। इनकी भी डेथ एक डिज़ीज़ के कारण हो जाती है 1719 में ही। इनके बाद जो अगले रूलर हैं वो मोहम्मद शाह थे, जिनका रूलिंग पीरियड 1719 से 1748 के बीच में है। अ, killed with the help of Nizam-ul-Mulk 1720 AD because it was understood that he was the one who was making the king। तो इसने क्या किया? सबसे पहले निज़ाम-उल-मुल्क को मारा, क्योंकि अब तक यही वो पर्सन था जो डिफरेंट रूलर्स बनाता आ रहा था। इससे क्या हुआ? जो बालाजी विश्वनाथ थे वो शॉक हो गए और उनकी डेथ हो गई बिकॉज़ नाउ ही कुड नॉट प्रूव द दिल्ली ट्रीटी। यानी कि जो दिल्ली ट्रीटी हुई थी वो निज़ामुल मुल्क और बालाजी विश्वनाथ के बीच में हुई थी। लेकिन जिसके साथ ट्रीटी हुई है जब वही मर जाएगा तो इसका प्रूफ कौन करेगा? तो इस शौक के कारण बालाजी विश्वनाथ यहाँ पे मर जाते हैं। फिर made Nizam-ul-Mulk Subedar of Hyderabad, but after some time he declared himself an independent. He is often called Muhammad Shah Rangila because he was always live among the women and did not take the attention of the country. People Persia came to know that जो नादिर शाह है जो कि रूलर है ईरान के was there that Delhi is running out autopilot। यानी कि नादिर शाह जो कि ईरान के अंदर रहता था, जब इसको पता चला कि जो दिल्ली है वो ऑटो पायलट पर चल रही है, तो इसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, दिल्ली के ऊपर अटैक करता हूँ। अब जो नादिर शाह है इसको नेपोलियन कहते हैं ईरान का और समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहते हैं इंडिया का। 1739 के अंदर फिर जो नादिर शाह है काफ़ी बड़ी आर्मी के साथ अटैक करते हैं, जिससे मोहम्मद शाह डर जाते हैं और अपनी आर्मी को पानीपत भेज देते हैं। लेकिन जो नादिर शाह हैं ये बेसिकली करनाल तक आ चुके थे। फिर यहाँ पे बैटल होता है करनाल का, जहाँ पे नादिर शाह डिफीटेड मुगल आर्मी और अब जो मोहम्मद शाह थे वो 5 लाख रुपए गिफ्ट में देते हैं नादिर शाह को। लेकिन नादिर शाह इससे खुश होता है, साथ ही साथ स्टार्टिंग गोइंग बैक। लेकिन यहाँ पे सादत अली खान इनसे कहते हैं कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए तो आप दिल्ली को भी जीत लीजिए। तो फिर नादिर शाह क्या करता है, डिसाइड करता है कि मैं क्या करूँगा, दिल्ली को लूटता हूँ। लगभग फिर यहाँ पे 70 करोड़ की ये लूट करता है। नाउ व्हेन ही वाज गोइंग पास्ट द रेड फोर्ट, तो इसको वहाँ पे पिकॉक थ्रोन दिखता है और वहाँ से क्या करता है, कोहिनूर डायमंड को निकाल देता है। इस तरीके से कोहिनूर इंडिया से होते हुए ईरान पहुँच जाता है। 1747 में नादिर शाह ईरान के अंदर मर जाता है। 1748 एडी के अंदर मोहम्मद शाह भी मर जाते हैं। इनके बाद अहमद शाह अब्दाली जो कि कमांडर इन चीफ थे वो अगले रूलर बन जाते हैं दुर्रानी डायनेस्टी के। अहमद शाह फिर 1748 से लेके 1754 तक रूल करते हैं। अ, 1748 में अहमद शाह बैटल होता है, जहाँ पे अहमद शाह क्या करते हैं, अहमद शाह अब्दाली को हरा देते हैं और वापस ईरान चले जाते हैं। 54 के अंदर यहाँ पे दिल्ली में इनकी मौत हो जाती है। फिर आलमगीर सेकंड जो है वो अगले रूलर बनते हैं मुगल एम्पायर के। ठीक है? अभी तक देखिए ये जितने भी लेटर मुगल्स हैं किसी के आगे भी स्टार नहीं लग रहा है, बस एक आपको स्टोरी सुननी है। केवल जो आखिरी मुगल आएँगे बहादुर शाह ज़ाफ़र सेकंड, उसी के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगले रूलर बने आलमगीर सेकंड 1759 से 1806 एडी के बीच में। यहाँ पे तीसरा बैटल होता है प्लासी का 1757 में, जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव डिफीट कर देते हैं सिराजुद्दौला को, जो कि बंगाल के नवाब थे। इसी बीच बाजी राव जो कि पेशवा थे अ, उस टाइम पे, लेकिन इन्होंने सदाशिव राव भाऊ को लड़ने के लिए भेजा था इब्राहिम के साथ, जो कि एक कैनन एक्सपर्ट थे। फिर बैटल ऑफ बुक्सार जो हुआ, जहाँ पे हेक्टर मुन्रो ने शाह आलम सेकंड और मीर कासिम बंगाल और सिराजुद्दौला का जो एक कंबाइंड डिफेंस था इसको हराया, जिसकी वजह से जो ट्रीटी थी इलाहाबाद वाली was signed which collection of texts from Bengal were given control to East India Company। यानी कि इस हार के बाद
इलाहाबाद वाले पार्ट से जो टैक्स कलेक्ट होना था उसकी जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती है। 1803 एडी के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे ये दिल्ली को कॉन्कर कर लेते हैं और शाह आलम शाह को रिटायर कर देते हैं और कहते हैं कि भाई आज से हम चलाएंगे और आपको देंगे पेंशन। 1806 के अंदर शाह आलम सेकंड की डेथ हो जाती है, फिर अगले रूलर बनाए जाते हैं अकबर सेकंड। रूलिंग पीरियड 1806 से 1837 एडी के बीच में। ये पहले ऐसे मुगल एम्परर थे जिनको ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट करा था। इनके बेटे थे शाह आलम सेकंड, ठीक है, मतलब शाह आलम सेकंड के बेटे थे अकबर सेकंड, जिनको अगला रूलर बनाया गया। इनको एक टाइटल मिला राजा का। इनने एक टाइटल दिया राजा का किसको, राम मोहन रॉय को, तो इस वजह से राम मोहन रॉय को राजा राम मोहन रॉय के नाम से भी जानते हैं। फिर आखिर में जो आखिरी रूलर आते हैं वो है बहादुर शाह सेकंड, जिनको बहादुर शाह जाफर के नाम से भी जाना जाता है, जिनका रूलिंग पीरियड 1837 से 1857 एडी के बीच में रहा। ये आखिरी मुगल रूलर है। इनको पोयम या राइटिंग लिखने का शौक था और जफर के नाम से लिखा करते थे। ये बेसिकली मेन लीडर है रिवोल्ट ऑफ 1857 के। और एंड में ब्रिटिशर्स ने इनको रंगूल की जेल भेज दिया था जहाँ पे इनकी डेथ हो गई। तो बेसिकली इस पूरे मुगल एम्पायर के अंदर इनिशियल वाले जो मुगल्स हैं, स्पेशली जिनको ग्रेट मुगल्स हम कह रहे हैं, वो सारे ही आपको पढ़ने हैं। और लेटर मुगल्स में जो इतनी सारी कहानी अभी हमने पढ़ी, इसमें से केवल जो लास्ट वाले बहादुर शाह जाफर सेकंड है, जिनके बारे में ऑलरेडी आप जानते ही होंगे, इसके बारे में आपको याद रखना है। अब मुगल एम्पायर से किस तरीके के क्वेश्चन आए, तो इसकी जानकारी के लिए आपको क्वेश्चन बैंक पढ़नी पड़ेगी, तो उसको आप एक बार ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इस लेक्चर से अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, उन सभी को आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।